हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम जेआरएफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमाइल डर्कहाइम के बारे में। हम सोशियोलॉजी में बहुत सारे थिंकर्स को स्टडी करते हैं। हर किसी ने अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज करके हमारे सोशियोलॉजी को डेवलप किया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं हमारे इमाइल डर्कहाइम, जिन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस किया। इसी वजह से हम उन्हें एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, और ये हमारे वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी हैं। तो आज हम सोशियोलॉजी को जो डिसिप्लिन की तरह स्टडी करते हैं वो इन्हीं की वजह से करते हैं। तो हम सोशियोलॉजी को किस मेथोडोलॉजी यूज करके स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इमाइल डर्कहाइम से ही पाते हैं। इस वजह से हमें इमाइल डर्कहाइम को बहुत डीपली समझना होगा। अगर हमें सोशियोलॉजी अच्छे से समझना है तो हमें इमाइल डर्कहाइम को मस्ट स्टडी करना होगा। तो चलिए आज के क्लास में हम इमाइल डर्कहाइम को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो इमाइल डर्कहाइम का जन्म 15 नवंबर 1917 फ्रांस में हुआ और इनका डेथ 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस में ही हुआ। मेजर कंट्रीब्यूशंस इनका हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी इन्होंने दिया है। रिलीजन, सेक्रेट, प्रोफेन, डिक्टोमी की बात करते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एफर्वेंस, रिप्रेजेंटेशन, सोशल फैक्ट्स एंड सोशल करेंट्स की बात करते हैं। सोशल इंटीग्रेशन, एनोमी एंड सुसाइड, ये सारे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी की बात करते हैं। मोरल एजुकेशन पे भी इन्होंने बात किया है। मोरल डेंसिटी भी इन्हीं से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ लॉ, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स, टाइप्स ऑफ सोसाइटी, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। चलिए आगे हम इनको अब डिटेल में देखते हैं। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो कि आया 1893 में। सुसाइड जो कि आया 1897 में। इनका एक फेमस जर्नल भी है, LNA सोशियोलॉजी बोल के, LNA सोशियोलॉजी सबसे विच वाज वन ऑफ द मोस्ट सोशियोलॉजी जर्नल। फ्रांस में इनका ये जर्नल बहुत ही फेमस है। आगे हम इनका जो मेथोडोलॉजी वो हम देखते हैं। तो इमाइल डर्कहाइम प्योर फंक्शनलिस्ट बोल सकते हैं इनको। इसके बाद और हिम सोसाइटी हैज टू बी स्टडीड इन मैक्रो। इन्होंने सोसाइटी को जो है वो बड़े टर्म में यानी कि मैक्रो पर्सपेक्टिव से स्टडी किया है। पार्ट्स ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड इफ वी डू नॉट सी। तो इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच लगा के सोसाइटी को जो है कंप्लीट वे में स्टडी किया है। आगे हम देखते हैं, इनका मानना है कि सोसाइटी जो है वो सुई जेनरस है, यानी कि ऑलरेडी पहले से है, हमने सोसाइटी को नहीं बनाया है, ये कहीं न कहीं पहले से ही बना हुआ है। इनका आगे का हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो इन्होंने इंडक्टिव मेथोडोलॉजी फॉलो करके अपने स्टडी को कंप्लीट किया है। दिस कैन बी आप इनके इंडक्टिव मेथड जो है वो सुसाइड का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, जो थियोरी दिया है, उसमें इन्होंने इंडक्टिव मेथड को ही यूज किया था। तो देखिए इंडक्टिव मेथड में हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसके बाद पैटर्न बनाते हैं, टेंटेटिव हाइपोथेसिस होता है, फिर इसके बाद एक थियरी बनता है।
इन्होंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी यूज किया है अपने स्टडी में। समथिंग यूजिंग वेरियस वेरिएबल सच है, तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो होता है उसमें हम बहुत सारे जब वेरिएबल को यूज करते हैं, जैसे सेक्शन, रिलीजन, एज, तो ये सारे मिलके हमारे मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट सोशल साइंस कैन नॉट बी कैरिड आउट इन लेबोरेटरी। इनका मानना है कि सोशल साइंस को हम लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते हैं। कंपैरेटिव मेथड वुड फुलफिल दिस कॉन्कमेंट वेरिएशन। तो सोशल साइंस को हम स्टडी करने के लिए कंपैरेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं what is Mills method of induction. Mills method are 5 methods of induction described by philosopher John Stuart Mill in his 1843 book A System of Logic. They are intended to establish a causal relationship between two or more groups of data analyzing their, तो दो और दो से ज्यादा जब हम डेटा को यूज करते हैं एक साथ, तो उसको हम कहीं ना कहीं मल्टी वेरिएट या ट्रायंगुलेशन भी उसको हम बोलते हैं, जब एक से ज्यादा डेटा एक साथ हम इकट्ठा करके किसी भी स्टडी करते हैं चीजों को। आगे देखिए टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स के कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सोशल फैक्ट्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्सटर्नैलिटी, कॉन्स्ट्रेंट, इंडिपेंडेंस एंड जनरलिटी। तो ये 4 फीचर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसका आप शॉर्ट फॉर्म इस तरह से बना लेंगे, ECING। तो ये इसका निमोनिक है, आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। आगे हम देखते हैं सोशल फैक्ट्स को डिटेल में। अकॉर्डिंग टू Durkheim, social facts are the subject matter of sociology. Social facts are sui generis, meaning its own kind, unique. सोसाइटी को भी इन्होंने यूनिक माना, सोशल फैक्ट भी इनके हिसाब से यूनिक है। मस्ट बी स्टडीड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो इनका मानना है कि सोशोलॉजी को हम बायोलॉजी की तरह ना पढ़ें, न साइकोलॉजी की तरह पढ़ें। इनका सोशोलॉजी का एक अलग ही पहचान है, अलग ही फिनोमेना है, जिसको कि हम इन सभी से कंबाइन करके नहीं पढ़ सकते। सोशल फैक्ट्स कैन बी डिफाइंड एज पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट आर कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग सम कोअर्सिव। सोशल फैक्ट्स को इन्होंने कोअर्सिव बताया है, यानी कि आप पे ये प्रेशर डालता है कोई भी काम को करने के लिए अपॉन इंडिविजुअल्स। दे आर गाइडेड एंड कंट्रोल्स। सोशल फैक्ट्स हमें गाइड भी करता है और हमारे ऊपर कंट्रोल भी करता है। conduct and are external to the individual in the form of norms। तो ये हमसे बाहर की चीजें हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें होती हैं सोशल फैक्ट्स, जो कि आप नॉर्म्स, मोरेज, फोकवेज के रूप में देखते हैं। तो ये सारे मिलके हमारे ऊपर जो है वर्ड्स यानी कि कंट्रोल करने का काम करते हैं सोसाइटी में। आगे हम देखते हैं लेयर्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। तो इन्होंने 3 तरह के सोशल फैक्ट्स की बात की है, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, स्ट्रक्चर जिसका किसी भी चीज का हमें दिखाई देता है, वो स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे हमारा लॉ भी इसी के अंडर आता है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लीगल एंड मोरल रूल्स देख सकते हैं, रिलीजियस डोग्मा है, ये सारे आपको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल फैक्ट्स।
सोशल करेंट्स इसके अंदर आते हैं, जैसे इंथुजियाज्म जनरेटेड इन अ क्राउड। तो जिस तरह से अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है और वहां पे हमारा देश अगर जीतता है दूसरे देश से, तो अचानक से हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, हम के खड़े हो जाते हैं और अपने देश के लिए, जीत के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये सोशल करेंट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं एनोमी की। अकॉर्डिंग टू Durkheim, anomie is a state in which expectations are unclear and social system that keeps people functioning has broken down। तो ये एनोमी का कॉन्सेप्ट जो है मर्टन भी देते हैं और ये इमाइल दरखाइम भी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट जो है इमाइल दरखाइम का है, आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। He believed that anomie or normlessness would result in feelings of deep despair and worthlessness of individual। तो नॉर्मलेसनेस, जब सोसाइटी में कुछ भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है, नॉर्म्स ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब जाके एनोमी की स्थिति आ जाती है, अकॉर्डिंग टू Durkheim। चलिए आगे हम देखते हैं सोशल फैक्ट्स, मटेरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स की ये बात करते हैं। तो मटेरियल सोशल फैक्ट्स में आप ऑब्जर्वेबल होता है, ये आप देख सकते हैं, जो चीजें आपको दिखाई देती हैं सोसाइटी में, वो आपको मटेरियल सोशल फैक्ट्स। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स इनविजिबल होते हैं या नॉट विजिबल बोल सकते हैं, और आप एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को, जो फील करते हैं, वो आपके नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स कहे जाते हैं। सोशल फैक्ट्स है 4 प्रॉपर्टीज। तो सोशल फैक्ट्स 4 तरह के होते हैं। जनरल होते हैं, दे आर डिफ्यूज थ्रू द ग्रुप, जनरल थ्रू सोसाइटी, यानी कि सभी के लिए एक समान होती है, सोसाइटी में सभी को मानना पड़ता है, अगर नॉर्म्स है, वैल्यूज हैं, वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। एक्सटर्नल होते हैं, हमसे बाहर की चीजें हैं, हम इस पे इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की बाहर की चीजें हैं। इंडिविजुअल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड, हमारे इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, एक्सटर्नल चीजें हैं। कॉन्स्ट्रेनिंग है, दे ऑफन सम शॉर्ट ऑफ सैंक्शन, इसमें सैंक्शन मिला हुआ होता है, मैनिफेस्टेड इन कोर्जन और स्ट्रिंग, तो ये आप पे कंट्रोल करने का काम करता है। जब इसे कोई भी इंसान जो है ब्रेक डाउन करने का कोशिश करता है, तो इस पे ये कंस्ट्रेनिंग यानी कि कोर्स करने का भी काम बाधित करता है, कि आपको सोसाइटी में जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स है, वो मानना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंट भी है ये, इम्पोज देमसेल्व्स ऑन इंडिविजुअल्स गाइडिंग देयर सोशल रियलिटी, तो इंडिविजुअल को ये गाइड करता है कि आपको सोशल रियलिटी को मान के चलना है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। नॉर्मल सोशल फैक्ट्स regarded as average in a society may be termed as normal social facts. The true representatives of social collectivity, for instance, marriage is regarded as normal. मैरिज को आप नॉर्मल सभी सोसाइटी में आप देख सकते हैं, शादी यहाँ होती ही है, तो एक नॉर्मल सोशल फैक्ट्स है। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, ये नॉर्मल नहीं होता है, ये ज्यादा आपको सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा। रिगार्डेड एज पैथोलॉजिकल, जैसे कि डिवोर्स एक पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है, इसके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, और ये पॉजिटिव चीजें जितने भी है, वो नॉर्मल चीजें जितनी है, वो आपको नॉर्मल सोशल फैक्ट्स।
आगे हम देखते हैं कलेक्टिव कंसाइंस किसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दरखाइम। collective conscience and it regulates their perceptions and behavior। तो कलेक्टिव कंसाइंस जो होता है हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, ठीक है। But Durkheim was denoting with the concept of collective conscience then it is social system, values such as values, beliefs and norms। In later work, Imam Durkheim used the term collective representations। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं इमाम दुर्खाइम। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इमाम दुर्खाइम ने मटेरियल सोशल फैक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, उन्होंने नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट को डिटेल में स्टडी किया था। Durkheim said that crime is indispensable because it enables social change। थोड़ा बहुत क्राइम भी सोसाइटी में जरूरी है इमाम दुर्कहाइम के अनुसार। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में अगर क्राइम होता है उससे हमारे सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं। क्राइम और वायलेशंस ऑफ द कलेक्टिव कंसाइंस प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर प्रोग्रेस। तो सोसाइटी हमारा प्रोग्रेस करता है। नॉर्मल इवोल्यूशन ऑफ मोरालिटी एंड लॉ, तो इसमें थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में जो है इवोल्यूशन आता है और लॉ हमारा बना रहता है। इससे अगर एक व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है तो उसको हम पनिश करते हैं सरकार के द्वारा, जब दंड दिया जाता है कानून व्यवस्था के द्वारा, तो दूसरे को भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि हम भी अगर कुछ गलत किए, कुछ क्राइम किए तो हमको भी इसी तरह से सजा मिलेगी। तो ये सोसाइटी में डर बना के रखने का काम करता है। आगे हम देखते हैं मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में। तो इन्होंने दो तरह की सॉलिडारिटी की बात की है। सोशल इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हु हैव कॉमन वैल्यूज एंड बिलीव्स। यहाँ पे आपको कॉमन वैल्यूज एंड बिलीव्स देखने को मिलेंगे मैकेनिकल सॉलिडारिटी में, यानी कि प्री मॉडर्न की बात हो रही है। बहुत पुराने सोसाइटीज में मैकेनिकल सॉलिडारिटी यानी कि एकता आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कलेक्टिव कंसाइंस यानी सभी एक ही जैसे कहीं ना कहीं सोचते, पहले की सोसाइटी में सोचते थे लोग, और उनका बिलीफ सिस्टम भी एक ही होता था। दैट वर्क्स इंटरनली इन इंडिविजुअल मेंबर्स बिकॉज देम कोऑपरेट्स। एक दूसरे का लोग साथ देते थे पहले के मैकेनिकल सॉलिडारिटी में, पहले के जमाने में। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सोशल कोहेजन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंस इंडिविजुअल का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस हो जाता है। ये बात हो रही है मोर एडवांस सोसाइटीज की। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो कि प्री मॉडर्न एरा की सोसाइटी है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी कि मॉडर्न एरा में अभी इंटरडिपेंडेंस काफी ज्यादा है। यहाँ पे कलेक्टिव कंसाइंस ज्यादा होता है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में लोग एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे एकता होती है लोगों में बहुत ज्यादा, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होता है, यानी कि लोग किसी भी काम के लिए, पहले के जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी था, पहले के जमाने में लोग जो भी काम होता था वो एक ही आदमी घर का भी काम अपना कर लेता था। जैसे कोई टीचर है तो वो अपना खेती भी कर लेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेगा, अपने घर में छोटा मोटा अगर इनका जैसे नल ही खराब हो गया तो वो भी ठीक कर लिया। तो ये सारे काम कहीं ना कहीं वो अकेला ही कर लेता था। पर यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में हर एक काम को स्पेशलाइज कर दिया गया है। हर एक चीजों के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप पढ़ाने के लिए किसी टीचर पे डिपेंडेंट है, अपने घर के काम के लिए आप दूसरे मैकेनिक्स पे डिपेंड रहते हैं। खेती आप नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे से आप कराते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इस तरह से चीजें चलती हैं। अब हम देखते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी इमाम दुर्कहाइम के हिसाब से क्या है।
इट इज स्टडीज द सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल मॉर्फोलॉजी में हम सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को। ग्रुप्स, इसमें हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, पीपल्स लाइफ, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे हमारे सोशल मॉर्फोलॉजी के पार्ट है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ये ट्राइब कहीं पे अगर कोई पाया जा रहा है तो वहां का हम स्टडी करते हैं। तो ये आप थारू ट्राइब्स को देख सकते हैं। इसके बाद ये शेरपा ट्राइब है, ये हम अलग अलग जगहों पे जाके जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के वेशभूषा के बारे में, तो हम ये हमारे सोशल मॉर्फोलॉजी का पार्ट हो जाता है। ये माउंटेन रीजन में जो शेरपा लोग रहते हैं, ये उदाहरण आपको हो गए सोशल मॉर्फोलॉजी के। थारू एथनोग्राफी इज प्रोड्यूस्ड बाय रिसर्चर्स हियर। तो इस तरह से ये रिसर्चर लोग कुछ इन जनजातियों के बीच जाके अपना स्टडी करते हैं, उसे हम सोशल मॉर्फोलॉजी का पार्ट मानते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल सोसाइटीज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी को हम सिंपल सोसाइटी भी बोलते हैं, यहाँ पे रिप्रेसिव लॉ होता है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी भी बोलते हैं, और यहाँ पे रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है। अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में। ये स्मॉल होता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, अनडिफरेंशिएटेड सोसाइटी अफेक्ट्स एवरीवन। अगर ये छोटे लेवल पे होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर कुछ भी, जैसे गांव में आप देखते होंगे किसी के घर में अगर कोई परेशानी आ गई है तो उससे सभी परेशान रहते थे, उसको हेल्प करने के लिए सभी आगे आते हैं। तो यहाँ पे एकजुटता होती है। पीपल केयर डीपली अबाउट कलेक्टिव कंसर्न्स। कलेक्टिव कंसर्न्स आर क्वाइट एसोसिएटेड विथ रिलीजन, यानी कि पहले के जमाने में लोग रिलीजन से ज्यादा अटैच रहते थे। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में लार्ज एंड डिफरेंशिएटेड सोसाइटी, यहाँ पे अलग अलग है, सभी के विचारधारा अलग है, पोशाक पहनावा अलग है, कल्चर अलग हो सकते हैं। फ्यूअर पीपल आर अफेक्टेड, यहाँ पे किसी के दुख से किसी को कोई लेना देना नहीं होता, सभी अपने अपने में मस्त रहते हैं। पीपल इवेटेड इन पार्शियली और कंप्लीटली, यहाँ पे लोग बिल्कुल ही अलग होते हैं, कोई एकता नहीं देखने को मिलती है। और मोर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, यहाँ पे लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, चीजें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। लेस, यहाँ पे रिलीजन से लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं रहते हैं, यानी कि लोग सेकुलर हो जाते हैं। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो यहाँ बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं टर्म्स टू टाइप्स ऑफ सोशल बॉन्ड्स इन सोसाइटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल है, ये सारे फैमिली एक साथ मिलके अपने घर का सारा काम कर लेते थे, बाहर का भी कर लेते थे। शेयर सिमिलैरिटीज, बहुत ज्यादा इन लोगों में सिमिलैरिटीज है। अभी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में हर एक काम के लिए डॉक्टर है तो सिर्फ वो डॉक्टर ही करेगा, टीचर है तो पढ़ाने का ही काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। यानी कि काम जो है यहाँ पे स्पेशलाइज हो जाते हैं, सभी चीजों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट को आप हायर करते हैं। सोशल सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में रिप्रेसिव लॉ इन्वॉल्व्स वायलेंट सेक्शन, तो यहाँ पे बहुत ही रिजिड लॉ फॉलो किया जाता है, यानी कि दमनकारी कानून, आंख के बदले आंख, इस तरह से यहाँ पे अगर छोटा मोटा क्राइम भी कोई करता है उसको बहुत ही ब्रूटली पनिश किया जाता है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में रेस्टिट्यूटिव लॉ, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा मौका दिया जाता है सुधरने का, जितने लेवल का आपने क्राइम किया है उसमें आप उसी तरह से आपको पनिश किया जाएगा। अगर आपने कोई बड़ा क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट भी बड़ी मिलेगी, छोटा क्राइम किया है तो कम पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे अपने क्राइम के लिए फाइन दे देते हैं तो भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि सुधरने का मौका यहाँ पे दिया जाता है। रीस्टोर आपको करने का, सुधरने का मौका दिया जाता है। जितना आपने डैमेज किया है उसका आप यहाँ पे फाइन दे देते हैं तो आपको
रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाती है। चलिए अब हम देखते हैं इमाइल दरखाम सुसाइड थ्योरी। दरखाम फाउंड दैट सुसाइड अकर्ड मोर ऑफन अमंग अनमैरिड पीपल। इनका मानना है सुसाइड जो है वो अनमैरिड इंसान ज्यादा करता है, यानी कि जो शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, स्पेशली अनमैरिड मैन। तो वीमेन कम करती हैं, मैन ज्यादा सुसाइड करते हैं अनमैरिड। ही फाउंड लेस बाइंड एंड कनेक्ट स्टेबल सोशल नॉर्म्स। तो इनके ये अकेला होते हैं, इस वजह से ये किसी से कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं, इस वजह से लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ सुसाइड बाय इमाइल दरखाम। तो इन्होंने 4 तरह की सुसाइड की बात की है। एक तो इगोइस्टिक सुसाइड, लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप अकेला फील करते हैं। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, वीक सोशल बॉन्ड्स, किसी से आपका कोई भी लगाव नहीं रहता है, सामाजिक तौर पे आप बिल्कुल ही अकेला महसूस करते हैं खुद को। तो ये प्रोटेस्टेंट जो है वो सुसाइड करते थे पहले के जमाने में। आगे हम देखते हैं ऑल्टुरिस्टिक सुसाइड, एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप अटैच रहते हैं सोसाइटी से, फैमिली से हो, देश से हो। सेक्रीफाइसिंग ऑन सेल्फ फॉर द ग्रुप, स्ट्रॉन्ग सोशल कंट्रोल। आगे हम देखते हैं नॉमिक सुसाइड, सोशल इंस्टेबिलिटी, जब चीजें अनस्टेबल हो जाती हैं। डिस्टर्ब सोशल रेगुलेशन, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है सोसाइटी में। लॉस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, तो ये सारे कारण हैं एनोमिक सुसाइड के। फैटलिस्टिक सुसाइड, एक्सेसिव सोशल रेगुलेशन, बहुत ज्यादा यहाँ पे रूल रेगुलेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे लोग इस तरह से कैद महसूस करते हैं। एक्सट्रीम रिप्रेशन एंड कंट्रोल, बहुत ज्यादा आप पे कंट्रोल जब दिया जाता है, फैटलिस्टिक सुसाइड होती है। सेपरेशन फॉर इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, सप्रेस किया जाता है, यहाँ पे दबाया जाता है लोगों को, इस वजह से लोग सुसाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड अकॉर्डिंग टू दरखाम, व्हेन अ मैन बिकम्स सोशली आइसोलेटेड, जब अकेला बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग फील दैट ही वाज नो प्लेस, उनका कोई भी जगह नहीं है सोसाइटी में, कुछ भी जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो जाके कहीं ना कहीं वो खुद को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करते हैं। जैसे प्रोटेस्टेंट, आपने मैक्स वेबर पढ़ा होगा, तो वहां पे प्रोटेस्टेंट्स काम के लिए इतना बहुत बिजी रहते थे, इतना हर हमेशा काम के बारे में सोचना, कि वो लोग बहुत ज्यादा सुसाइड करते थे। अल्टुरिस्टिक सुसाइड, इंडिविजुअल ग्रुप टू क्लोज, बहुत ज्यादा जब आप किसी से क्लोज हो जाते हैं तब जाके अल्टुरिस्टिक सुसाइड होता है। जैसे कि सुसाइड बॉम्बर्स, वो बहुत ज्यादा अपने ग्रुप से, अपने गैंग से कनेक्टेड होता है, इस वजह से वो लोग पता होता है कि हम मर जाएंगे, फिर भी वो लोग वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोल्जर्स भी हमारे इसी तरह के देश के लिए जान देते हैं। एनोमिक सुसाइड में ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम, जब सोसाइटी में अनस्टेबल हो जाती हैं चीजें, तब जाके एनोमिक सुसाइड होता है। जैसे डिवोर्स, अगर किसी का अचानक से डिवोर्स हो जाता है तो यहाँ पे एनोमिक सुसाइड लोग करते हैं। लॉटरी भी लग जाती है किसी को, अचानक से अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो उसको पता नहीं होगा कि इसका हम अभी क्या करें, और खुशी के मारे लोग ये सुसाइड करते हैं। जैसे बैंकरप्टी, अगर कोई बहुत ज्यादा कंगाल हो जाते हैं तब भी लोग एनोमिक सुसाइड ही करते हैं। फेटलिस्टिक सुसाइड में ड्यू टू ओवर रेगुलेशन, बहुत ज्यादा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को इंसान पे थोप दिया जाता है, इस वजह से अंडर द ओवर रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी व्हेन सर्वेंट, यहाँ पे अधिकतर लोग आपको सर्वेंट्स और स्लेव्स सुसाइड करते हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ सुसाइड है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने बताने का यहाँ पे कोशिश किया आपको। तो ये अल्टुरिस्टिक सुसाइड के 3 पार्ट्स हैं। एक्यूट अल्टुरिस्टिक सुसाइड, ऑप्शनल अल्टुरिस्टिक सुसाइड, ऑब्लिगेटरी अल्टुरिस्टिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड के 4 पार्ट्स हैं। एक्यूट एनोमिक सुसाइड,
क्रोनिक इकोनॉमिक सुसाइड, acute domestic suicide, chronic domestic suicide। तो ये सारे पार्ट्स हैं, सब डिविजन है सुसाइड के। अब सोशल इंटीग्रेशन, मोरल रेगुलेशन, सुसाइड के क्या कारण है वो देखते हैं। सोशल इंटीग्रेशन जो होता है इगोइस्टिक सुसाइड में वो बहुत कम होता है। हाई सोशल इंटीग्रेशन अल्टुरिस्टिक में बहुत ज्यादा हाई होता है। मोरल रेगुलेशन एनोमिक सुसाइड में बहुत कम होता है और फैटलिस्टिक सुसाइड में मोरल रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है, टू हाई। चलिए अब हम देखते हैं सुसाइड को। आप ये देखिए, ये चारों सुसाइड को याद रखने के लिए आप अनफा एंड एगल का निमोनिक याद रखेंगे। एगल, अल्फा। अल्फा इस तरह से आप याद रखिएगा इसको, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अल्फा ऐसे दोनों का पेयर बना के याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। अब हम देखते हैं दरखाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। Durkheim's book Division of Labor in Society was an exploration and explanation of these issues। तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर में इन सभी चीजों की बात की है, किस तरह सोसाइटी में हमारा लेबर का डिवीजन होता है। जैसे यहाँ पे आपको डॉक्टर दिख रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, और भी कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं। तो सभी के जो अलग अलग काम होते हैं सोसाइटी में, इसी तरह से बटा होता है अलग अलग। राइट, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, कॉमन कॉन्शियसनेस, सिस्टम ऑफ कॉमन मोरालिटी एंड फॉर्म्स ऑफ लॉ। इन हिज बुक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ही फोकसेस on the objective outlook of researcher rather than subject। Durkheim stated his opinion on how the division of labor creating a specific job for a specific couple। तो डिवीजन ऑफ लेबर वही होता है सोसाइटी में कौन सा काम किस पर्सन को सौंपा जाना चाहिए। अगर कोई इंसान सोसाइटी में डॉक्टरी पढ़ के आया है तो हम उसे खेती का काम तो नहीं सौंपेंगे, हम उसे इलाज करने का ही काम सौंपेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी में जो भी फार्मर है वो खेती का काम करते हैं, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इंजीनियर्स घर बनाने का काम करते हैं। तो अलग अलग जिनके अंदर जो क्वालिटीज है उसी तरह का वर्क जो परफॉर्म करता है। बेनिफिट सोसाइटी बाय इंक्रीजिंग अ प्रोसेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द वर्कर्स स्किल टेस्ट। जिस तरह का स्किल है जिस भी पर्सन के पास, वो उसी स्किल को यूज करके सोसाइटी में अपना सेवा प्रदान करता है। इट ऑल्सो फोस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग दोज हु शेयर दोज जॉब्स। तो जिस टाइप के लोग होते हैं वो उसी सिमिलर टाइप के लोगों से दोस्ती करते हैं। उन्होंने 3 भाग में बांटा है डिवीजन ऑफ लेबर को। तो पहला आपको इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा इनइक्वालिटी एंड फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, तीसरा इनएडुकेटली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर जब आप अपने मन से कोई भी काम कर रहे होते हैं। दूसरा इनएडुकेटली फोर्स्ड, यहाँ पे आपको मजबूरी में काम करना पड़ता है, आपसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, जैसे मार्क्सिस्ट लोग एक्सप्लॉइट करते थे। इसके बाद इनएडुकेटली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें स्पेशलाइज्ड डोंट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस बट इंस्टेड बट सिंपली आइसोलेशन। तो यहाँ पे
भी आपसे काम कराया जाता है इनएडुकेटली। चलिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है। ये काम जो है आप कहीं ना कहीं अपने मन से ही करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू टाइप्स। तो दुर्कहाइम ने सोसाइटी के कुछ टाइप्स बताए हैं, जो कि इन्होंने डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे सोसाइटी को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला इन्होंने सिंपल सोसाइटी की बात की है। सेगमेंटल लाइक हॉर्ड, क्लैन में पहले लोग रहते थे छोटा छोटा ग्रुप बना के। इसके बाद सिंपल पॉली सेगमेंटल सोसाइटी, जिसमें कि आपको ट्राइब देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सिंपली कंपाउंडेड सोसाइटी, ये फेडरेशन इसमें आते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको फेडरेशन बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं दुर्कहाइम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है रिलीजन का। रिलीजन से रिलेटेड ये सेक्रेड एंड प्रोफेन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। ऑल सोसाइटीज रिलीजन कैटेगराइज थिंग्स एज इधर सेक्रेड ओनली और प्रोफेन एवरीडे। तो सेक्रेड चीजों को हम होली यानी कि पवित्र मानते हैं, जो कि हम कभी कभी करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोफेन यानी कि एवरीडे लाइफ, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम करते हैं, जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं, वो प्रोफेन कहे जाते हैं। द सेक्रेड ऑल थिंग्स सेट अपार्ट एज स्पेशल। यहाँ पे हम जितने भी चीजें होती हैं उसको हम स्पेशल मानते हैं। अब हाई सिंबॉलिक वैल्यू, उसका जो सिंबॉलिक वैल्यू है यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे हम बाजार से अगर कोई फल लाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो उसको हाथ धो के प्रॉपर अच्छे प्लेट में साफ करके, और प्लेट एकदम पित्तल का होना चाहिए, उसमें हम भगवान को भोग लगाते हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ हम नतमस्तक होके भगवान के पास वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। पर जब हम प्रोफेन यानी कि एवरीडे लाइफ के लिए जो हम फल लाते हैं, तो उसको हम सिंपली जाके फ्रिज में रख देते हैं और वहां से हम ऐसे खाते हैं। ज्यादा उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। यहाँ पे सेक्रेड में सोसाइटी डिमांड्स रिवेंस वही टुवर्ड्स देम द प्रोफेन ऑर्डिनरी और मंडेन थिंग्स। तो प्रोफेन जो होता है ऑर्डिनरी होता है, सामान्य चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कामकाज जिस तरह से चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। नो स्पेशल सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, यहाँ पे कोई भी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस नहीं होती है। चलिए, अब हम देखते हैं डेविएंस का कॉन्सेप्ट। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इट इज एसेंशियल एंड फंक्शन लेटर मर्टन डेवलप्ड स्ट्रेन थ्योरी। तो डेविएंस को मर्टन ने भी स्टडी किया, उन्होंने इसको स्ट्रेन थ्योरी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ स्टडी टॉटमिक। उन्होंने अपने बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में स्टडी किया है टॉटमिक सोसाइटीज को, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन अरुंटा ट्राइब का इन्होंने स्टडी किया था, जो कि नॉट वर्शिपिंग गॉड बट सोसाइटी इटसेल्फ। तो यहाँ पे इन्होंने टोटेम, जो कि इन्होंने सबसे सिंपल और सबसे पुराना धर्म माना टोटेमिज्म को, टोटेम का स्टडी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब के साथ किया था। दुर्कहाइम एंड रिलीजन, ही डिफाइंड रिलीजन इन द फॉलोइंग वे। देखिए, ये कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा स्टेटमेंट को। रिलीजन इज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स सेट अपार्ट एंड फोरबिडन सेक्रेड थिंग्स। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल मोरल कम्युनिटी, रिलीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ वे ऑफ क्रिएटिंग सोशल ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं रिलीजन हमें किस तरह से सॉलिडारिटी प्रदान करता है। ये गणेश उत्सव है, यहाँ पे सभी लोग मिलके घरों से अपने अपने निकल के
आते हैं, भगवान का पूजा अर्चना करते हैं और सभी एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। इसी तरह ये होली है। इसी तरह से ये ट्राइब्स में भी आपको अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। ये ईद में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। रक्षाबंधन में बहन भाई को राखी बांध के एकता का और अपनेपन का भाव दिखाती हैं। तो इसी तरह से रिलीजन कहीं ना कहीं हमारे अंदर सॉलिडारिटी का काम करती है। Durkheim beliefs include relatively intangible states of opinion, representation, symbol and thoughts. उन्होंने बिलीफ्स के बारे में ये बताया है, रिलेटिवली इंटेंजिबल होता है। राइट्स इंक्लूड्स एक्चुअल प्रैक्टिसेस। राइट्स जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस एक्शन लेते हैं किसी भी चीज के लिए, उसे हम राइट्स बोलते हैं। Durkheim explains that symbol and rituals are classified as fundamentally sacred or profane. तो कुछ चीजें सेक्रेड होती है, पवित्र होती हैं, और कुछ चीजें अपवित्र होती हैं। ये मानना है दरखाइम का। देखिए, ये टोटेमिज्म का स्टडी किया था इन्होंने और इंटर ट्राइब के बीच। तो ये कुछ ट्राइब्स के फोटोज हैं, आप देख सकते हैं। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, टोटेमिज्म। Durkheim studied totemism among the indigenous Australian aborigines. A totem is an animal or other natural object. टोटेम में एनिमल भी हो सकता है या कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई पत्थर भी इन लोग के लिए टोटेम हो सकते हैं। अब हम मार्क्स, दरखाइम और वेबर तीनों का देख लेते हैं क्या क्या है इनका क्वालिटीज। क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मार्क्स बोलते हैं। इकोनॉमी सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ मोरल्स की बात करते हैं दरखाइम। सोशियोलॉजी ऑफ एक्शन की बात करते हैं वेबर। अब हम इमाइल दरखाइम की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला बुक इनका रिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, ऑन द नॉर्मलिटी ऑफ क्राइम 1895, सुसाइड इन्होंने दिया 1897 में, The Prohibition of Incest and Its Origins 1897, Elementary Forms of Religious Life आया 1912 में। Education and Sociology इन्होंने 1922 में दिया। Moral Education 1925, On Morality and Society 1973। Montesquieu बुक भी इन्होंने ही लिखा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सुसाइड जरूर से याद रखना है। इसके बाद रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप जरूर से याद रखिएगा। चलिए, मोरल एजुकेशन भी इनका काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसमें एजुकेशन के बारे में बताया। अब ये क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट में आंसर करके बताना है। ये क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। और क्लास वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।